हेलो बच्चों, मेरे चैनल बायोलॉजी हब में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम नीट कॉर्नर में डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और कमेंट एंड लाइक करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आज इस हम वीडियो में देखेंगे इन आवर नीट कॉर्नर। तो ये नीट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ नीट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग फिनोमिना दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर heating of Earth's surface and atmosphere due to the presence of certain gases in the atmosphere. जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं पौधा घर प्रभाव। तो पौधा घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये एक नेचुरल फिनोमिना है स्टूडेंट्स, और इसमें जनरली क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है यानी पृथ्वी की जो सतह होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। और ये सभी जो हीटिंग होती है यानी अर्थ सरफेस का जो गर्म होना होता है वो किस वजह से होता है? ये कुछ गैसेस की वजह से होता है जो उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये जो गैसेस होते हैं ये हमारे अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं, यानी एक कंबल की तरह चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर के रखते हैं। ये गैसेस क्या करती हैं, ये जो हीट होता है जो कि अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है उसको बाहर सरफेस में जाने से क्या करती है, रोकती है। अब अर्थ के सरफेस से यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब हीट बाहर जा ही नहीं पाएगा, स्पेस में नहीं जा पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा अर्थ जो है वो उतना ही क्या होगा, गर्म होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। क्लियर हो गया? सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पृथ्वी का गर्म होना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? नाउ greenhouse gas radiate a part of solar energy back to the earth. The phenomena is called greenhouse flux. Now greenhouse flux क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट है वो क्या करती है, सोलर एनर्जी के कुछ पार्ट को वापस अर्थ पे भेज देती है। और वापस अर्थ पे भेजने की जो ये प्रक्रिया होती है, जो फिनोमिना होता है, उसे हम ग्रीन हाउस फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? अब बोला गया है कि बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्स द मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। यानी इस ग्रीन हाउस फ्लक्स की वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। एंड दैट इज़ गुड, क्योंकि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता वो कितना होता, -18 डिग्री सेल्सियस। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन इमेजिन -18 डिग्री सेल्सियस कितना हार्मफुल हो सकता है। इतनी ठंडी जिस पे कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी चीज़ जो है वो ग्रो या सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये अच्छी बात है कि ग्रीन हाउस फ्लक्स की वजह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये ग्रीन हाउस फ्लक्स बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा एंड दैट विल रिजल्ट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग हमारे अर्थ के लिए, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? क्या नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, होता क्या है स्टूडेंट्स, हम ये देख लेते हैं। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस, जो हमारे अर्थ में क्लाउड और गैसेस होती है वो क्या करती है, जो भी सोलर की रेडिएशंस आ रही हैं पृथ्वी पर, तो आने वाली रेडिएशंस में जो गैसेस और क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं, 1/4 पार्ट तो वो क्या कर देते हैं, उसको वापस स्पेस में यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और उसका कुछ 1/4 पार्ट वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब सूरज से आने वाली किरणों को क्लाउड और गैसेस के द्वारा कुछ पार्ट यानी 1/4 पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और 1/4 पार्ट वापस स्पेस में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। But almost half of incoming solar radiation falls on Earth's surface, heating it, while a small portion is reflected back. बाकी बचे हुए आधे में से
जो आने वाली सोलर रेडिएशन है उसमें से हाफ पार्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पे क्या हो रहा है, रीच कर रहा है, और जो क्या कर रहा है, अर्थ को गर्म करने का काम कर रहा है, जबकि उसमें से कुछ पोर्शन ही यानी बहुत ही स्मॉल पोर्शन क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, यानी वापस रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। क्लियर हो गया। अब बोला गया है कि अर्थ के सरफेस के द्वारा जो भी रेडिएशन री एमिट किए जाते हैं या जो हीट री एमिट की जाती है, जिसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं, वो स्पेस की तरफ क्या कर दिया जाता है, स्केप कर दिया जाता है। लेकिन जो भी हीट के स्पेस की तरफ छोड़ा जा रहा है उसमें से केवल बहुत ही टाइनी फ्रैक्शन यानी बहुत ही कम अमाउंट में स्पेस में जा रहा है। बाकी का जो हीट है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑफ कोर्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इतना क्लियर हुआ। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है कि हमारे सोलर सन से आने वाली रेज का 1/4 पार्ट क्लाउड और गैसेस क्या कर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, और कुछ पार्ट यानी 1/4 पार्ट उसको वापस भेज दे रहे हैं। आने वाली रेडिएशन में से हाफ ऑफ द पार्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पे रीच कर रहा है और उसको गर्म कर रहा है, जबकि बहुत ही कम अमाउंट जो है वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। अब नाउ अर्थ के द्वारा जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब किया गया है वो हीट के रूप में वापस से री एमिट किया जाता है यानी भेजा जाता है, जिसको हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं। अर्थ के द्वारा री एमिट किया गया हीट का बहुत ही टाइनी पोर्शन जो है वो स्पेस में जा रहा है, बाकी का पोर्शन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैस CO2, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा क्या कर लिया जा रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। आइए इस चीज़ को हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये फिनोमिना हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। दिस इज़ आवर अर्थ सरफेस एंड दिस इज़ एटमॉस्फेयर। ये हमारा अर्थ का सरफेस है और ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, जहाँ क्लाउड्स भी प्रेजेंट है और गैसेस भी प्रेजेंट है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब सन की रेज यानी एनर्जी जो है अर्थ पे रीच करती है तो कुछ पोर्शन तो है क्लाउड के थ्रू और गैसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है यानी 1/4 पार्ट, एंड 1/4 पार्ट जो है उसे वापस हमारे स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जा रहा है। क्लियर हो गया। कुछ जो है यानी हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द सोलर एनर्जी वो हमारे अर्थ के सरफेस पे रीच कर रही है, जो अर्थ को हीट करने का काम कर रही है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ अब अर्थ जो है हमारा सरफेस है वो अब हीट हो चुका है। हीट होने के बाद अर्थ क्या करेगी, इस हीट को री एमिट करेगी यानी ये वापस से इसको स्पेस में भेजेगी, बट बहुत ही कम अमाउंट जो है वो इस स्पेस में जाता है। बाकी का जो अमाउंट है यानी जो हीट है वो हमारे इन गैसेस के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये जो गैसेस है जैसे कि CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हो रही है, ये गैसेस क्या करती हैं, वापस से उस हीट को हमारे अर्थ के सरफेस पे भेज देती हैं, जिसके वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या कर जाता है स्टूडेंट्स, और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, और अर्थ का यूं ही गर्म होना विल रिजल्ट्स इनटू ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। Now, the gases radiate heat energy and major part of which again come to Earth's surface, thus heating it once again. तो ये बात हमने समझ ही ली कि जो गैसेस जो हीट एनर्जी गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब की गई थी उसे वापस रेडिएट किया जाता है और वो वापस से हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है वो गर्म हो जाता है। अब ये प्रोसेस जो है वो बार बार क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। पृथ्वी का बार बार गर्म होना क्या कहलाता है, वैश्विक उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। सो दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब बात ये बोली गई है कि यहाँ पे जो भी गैसेस इन्वॉल्व है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे ही गैसेस क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। और यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज लिखा है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% एंड नाइट्रस ऑक्साइड 6%, ये इनका कंट्रीब्यूशन यानी सबसे ज़्यादा
ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात ये आती है कि यहाँ पे नीट के क्वेश्चंस आते हैं इस वाले पोर्शन से। ये जो पोर्शन है इसको आप बहुत ही अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, गारंटी इस पे एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इनके परसेंटेज में ध्यान रखिएगा कि कौन सा गैस कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% एंड नाइट्रस ऑक्साइड 6%। और इन गैसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। जनरली पूछ भी लिया जाता है ऐसे भी कि कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मेन 4 गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल। स्टूडेंट्स, गैसेस के इस परसेंटेज को आप इस पाई चार्ट के थ्रू भी याद कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एक पाई चार्ट है जो आपके नीट में पूछा जा सकता है। आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा और पूछेगा कौन सा पार्ट जो है या परसेंटेज जो है किस गैस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ध्यान रखना, दिस इज़ द 60% पार्ट रिप्रेजेंटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, 20% पार्ट रिप्रेजेंटिंग मीथेन, 14% पार्ट रिप्रेजेंटिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ऑब्वियसली बात है 6% पार्ट जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 4 गैसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक ऊष्णन की बात कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इट इज़ द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग किसके रिजल्ट में होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से या ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। यानी ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन में अगर इंक्रीमेंट होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहला है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। तो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस क्या होता है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पृथ्वी गर्म होगी तो गर्मी बढ़ेगी और टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वजह से जितने भी आइस, पोलर आइस है, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं? मेल्ट करना शुरू कर जाते हैं, पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से सी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? सुनामी जैसे, ठीक है, फ्लड जैसे सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। सेकेंड वन इज़ इंक्रीज़ इन वीट ग्रोथ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वीट ग्रोथ भी इंक्रीमेंट होती है। वीट ग्रोथ क्या होता है? वीट मीन्स अनवांटेड प्लांट। तो अनवांटेड प्लांट अगर ज़्यादा ग्रो होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो वेजिटेशन है या हमारे जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। थर्ड वन इज़ इरप्शन ऑफ डिजीज़ एंड पेस्ट। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से बीमारियों में भी या फिर पेस्ट में भी इरप्शंस होते हैं, यानी बीमारियां भी बढ़ती हैं और पेस्ट इंक्रीमेंट भी होता है। अब बीमारियां बढ़ने से या पेस्ट के बढ़ने से हमारे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे क्या हो सकता है? असर पड़ सकता है और क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो सकता है। द फोर्थ वन इज़ राइज इन टेम्परेचर लीड टू हार्मफुल इफेक्ट इन एनवायरनमेंट लीडिंग टू ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस। अब बोला गया है कि अगर टेम्परेचर राइज होगा तो ये हमारे क्लाइमेटिक चेंज में भी बदलाव देखने को मिलते हैं और ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं जो कि हमारे अर्थ के लिए, हमारे कुछ एरियाज़ के लिए क्या हो सकते हैं? नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल दिया है एल नीनो इफेक्ट। तो एल नीनो इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? जनरली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो समुद्र वाले इलाके होते हैं, उनके ओशियंस में कुछ ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं जो आगे चल के सुनामी या बाढ़ जैसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा एडवर्स रहा और ये बहुत ज़्यादा अगर ख़तरनाक रहा तो पूरे के पूरे कोस्टल एरियाज़ जो है उसमें क्या हो सकते हैं? डूब सकते हैं। तो इसी को एल नीनो इफेक्ट कहा जाता है। तो क्लियर हो गया? एंड द लास्ट टॉपिक इज़ कंट्रोल। हाउ वी कैन कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है स्टूडेंट्स? ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सी बात है। कटिंग डाउन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमें फॉसिल फ्यूल्स जो यूज़ करते हैं उनके कंजप्शन में थोड़ा सा डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, हमें उनका यूज़ कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं? ऐसे हार्मफुल गैसेस को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों को काटना। तो पेड़ अगर कटते रहेंगे तो उसकी वजह से भी हार्मफुल गैसेस लाइक CO2 हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा।
प्लांटिंग ट्रीज़, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतनी ही ज़्यादा CO2 की कंजप्शन होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन जो है उसका लेवल बढ़ता जाएगा। एंड लास्ट, कंट्रोल ऑन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उनको सर्वाइव करने के लिए उतना ही लैंड चाहिए होगा, और जितना ज़्यादा लैंड की डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा वो प्लांट पे डिपेंड रहेंगे, उनको कट करेंगे, एंड दिस विल लीड टू एडवर्स इफेक्ट ऑन अर्थ। गैसेस के इंक्रीमेंट में क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ह्यूमन पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको नोट करके इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।